वेलकम दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, बातचीत करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। फिर हम जाएंगे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले पार्ट में, जहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर हमारे कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का, जब हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बहुत कुछ आज जानने वाले हैं, तो लास्ट तक आपको देखना है इस पूरे लेक्चर को। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, वो हम आज देखेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था। पहला कि आप क्या कर सकते हैं, आप डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं या फिर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ठीक है, तीसरा है आपका कि आप फिज़िकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, अगर आपका उस फिज़िकल रिलेशंस के क्या वेरियस फैक्टर्स हैं, अगर आपको वो गिवन हुआ है। ठीक है, गिवन है तो आप इसको आराम से डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें ही कुछ ना कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी या फिर लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। क्या कि डायमेंशनल नहीं बोलूँगा, dimensionless constant involved in the physical relation cannot be determined। इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि सपोज़ हमने कोई भी एक रिलेशन डिराइव किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा एग्ज़ाम्पल लूँ भाई, देखो थोड़ा पहले का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो समझ में आएगा आपको। जैसे कि देखो ये वाला एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। देखो, तो सपोज़ आपको गिवन है कि आपको डिराइव करना है एक फ़िज़िकल रिलेशन को जिसके वेरियस फैक्टर्स आपको गिवन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर जैसे कि विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स का फ़िज़िकल रिलेशन आपको डिराइव करना है। ठीक है, आपको वेरियस फैक्टर्स भी गिवन है कि विस्कस फोर्स आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें बताया कि विस्कस फोर्स का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है 6 पाई ईटा वेलोसिटी इनटू रेडियस। दिस इज़ योर एक्चुअल फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स। लेकिन जब हमने विस्कस फोर्स को डिराइव किया तब हमारा ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 6 पाई, ठीक है, 6 भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और पाई भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू जो है ये हम पता नहीं लगा सकते अगर हम इसको डिराइव करते हैं यूजिंग डायमेंशंस, या फिर डायमेंशनल अगर हम एनालिसिस करते हैं तब हमें इस 6 पाई का जो वैल्यू है ये हम उस मेथड के द्वारा डिराइव करने के टाइम पर हमें बाकी का जितने भी चीज़ें हैं वो डिराइव हमारे हो जाएंगे, लेकिन जितनी भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट वाली चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं आएगा, उसी को हम के से डिनोट कर रहे होंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि डायमेंशन हमें ये नहीं बता पाएगा कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। ठीक है, आफ्टर डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ईटा वेलोसिटी इनटू रेडियस के साथ के मल्टीप्लाई होगा। अब इस के का वैल्यू क्या है ये हम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम इसको
पता नहीं लगा सकते। दिस इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर कह सकते हैं लिमिटेशन है। तो पहला लिमिटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट के वैल्यूज़ हमें पता नहीं पता नहीं लगा सकते हम इसको और ना ही इसको हम पता लगा पाएंगे और यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका पहला लिमिटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया होगा आपको पहला लिमिटेशन। फिर दूसरा लिमिटेशन क्या है? ठीक है, तो दूसरा लिमिटेशन ये है कि इट फेल्स टू डिराइव relationships with नहीं, which involve trigonometric, logarithmic and exponential functions। अगर किसी भी फिज़िकल रिलेशन में आपका ट्रिगो का फंक्शन आ गया, या फिर एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शंस आ जाते हैं, या फिर लॉगरिदमिक फंक्शंस आ जाते हैं, तब आप उस फिज़िकल रिलेशन को डिराइव नहीं कर पाते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्यों? बिकॉज आपको मैंने बताया था कि अगर आपको मैं पूछता हूँ कि y इक्वल्स टू साइन सपोज थीटा, ठीक है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये क्या है? सपोज साइन एक्स ही मान लेते हैं। ये जो x है ये क्या है? ये एक फंक्शन है साइन, ठीक है। ये जो साइन एक्स है आपका, ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ट्रिगो फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 1, ठीक है। अब डायमेंशन 1 का मतलब होता है, सिंपली कहूँ तो डायमेंशन लेस होता है। अगर कोई भी चीज़ डायमेंशन लेस है तो उसको हम डायमेंशन के मदद से डिराइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये आपका एक ड्रॉबैक है कि आप अगर साइन एक्स करके कुछ होगा, या फिर साइन एक्स का सपोज़ मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल के पावर में, सपोज़ लिख दिया मैंने k थीटा बाई जेड टी, ठीक है, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया। तो इन सब को हम और डिराइव नहीं कर पाते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, बिकॉज इसका जो डायमेंशन होता है वो होता ही नहीं है। इसका डायमेंशन कुछ होता नहीं है, मतलब डायमेंशन लेस होता है, जिसके कारण से हम इसको क्या नहीं कर सकते, ऐसे रिलेशनशिप्स को हम डिराइव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर आपका एक ड्रॉबैक बन जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। यह आप फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पर है कि it fails to derive a relation when a physical quantity depends on more than 3 physical quantities। तो एक और लिमिटेशन क्या है? एक और लिमिटेशन ये है कि ये आपका अगर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेड है तो उसको हम जो रिलेशन में डिराइव कर पाते हैं यूजुअली, वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि विस्कस फोर्स आपका 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। क्या? पहला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा बोलते हैं। दूसरा रेडियस, जो कि आपका दूसरा फिज़िकल क्वांटिटी है। और तीसरा है आपका वेलोसिटी, जो कि आपका तीसरा फिज़िकल क्वांटिटी है। सो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे अगर कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी, ये आपका क्या है, विस्कस फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो ये जो फोर्स आपका फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ये 3
आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे हमारा कोई भी गिवन फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड करता है, ठीक है, तो तभी हम सिर्फ और सिर्फ हमारा रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, रिलेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा, अगर चौथा, अगर पांचवा, अगर कोई भी फैक्टर्स आ जाते हैं या फिर 5 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करने वाला अगर हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी दे दिया जाता है, तब हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है कि आप सपोज़, मैंने क्वेश्चंस में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, तो आपको मैं आराम से सब समझा पाऊँगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब मतलब मास पर, लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमारे पास देखा जाए तो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने इक्वेशंस बन रहे हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेड है, मास, लेंथ और टाइम पर, कुछ ना कुछ करके, तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका मास, लेंथ और टाइम, और बाकी बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता, लेकिन रेयरली यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द डिराइव क्वांटिटीज़ आर मेड अप ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो इसके कारण से क्या होता है, जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन सब में मैक्सिमम आपके मास, लेंथ और टाइम से निपट जाते हैं। ठीक है, बाकी और हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जिसके कारण से, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम से ही हमारा आंसर आ जाता है, तो हमारे भी इक्वेशंस कितने बनते हैं, 1, 2 और 3 बनते हैं। जबकि अगर मान लेते हैं कि ये मास, लेंथ और टाइम पर रुक नहीं रहे, ये सपोज़ मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, मोड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तब आपको कितने इक्वेशन चाहिए होंगे सेटिस्फाई करने के लिए, 5 इक्वेशंस चाहिए होंगे आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन 5 इक्वेशंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर कितने क्वांटिटीज़ मिले हैं, 3 क्वांटिटीज़, मास, लेंथ और टाइम, तो इक्वेशन भी हमारे पास 3 ही होते हैं। लेकिन अगर आपको 5 क्वांटिटीज़ दे दिया जाए कि ये 5 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, तब आपके पास 5 क्वांटिटीज़ होते हैं, लेकिन आपके पास इक्वेशन 3 होते हैं। तो 3 इक्वेशन से 5 क्वांटिटीज़ को सेटिस्फाई करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए सिंपल भाषा में कहे तो ये आपका एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो ये 3 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करने वाले फिज़िकल क्वांटिटी को डिराइव नहीं कर सकता, इनके बीच में रिलेशन डिराइव नहीं कर सकता। ठीक है, और एक बात, 4th लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज़ it fails to derive a relation when a physical quantity depends on some or difference of 2 or more quantities। जैसे कि सबसे जाना माना एग्जाम्पल इसका लिया जाता है, थोड़ा वेट कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपके AC वर्मा सर के बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिटेशंस आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे कि S = UT + ½ AT²। ठीक है, इस रिलेशन को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी आपके सम मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में है, ठीक है,
तब आप इसको इनके बीच में कोई भी रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपका फिज़िकल क्वांटिटी को अगर आपको रिलेशन डिराइव करना ही है, फिज़िकल रिलेशन आपको डिराइव करना ही है, तो वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आपने अभी तक जितने भी रिलेशन डिराइव किए हैं, क्या वो कभी प्लस या माइनस के फॉर्म में है? नहीं, हमेशा वो प्रोडक्ट या फिर डिफरेंस के फॉर्म प्रोडक्ट या फिर डिवाइड के फॉर्म में। देखो फॉर एग्जांपल देखो, विस्कस फोर्स, ठीक है, क्या ये कभी माइनस या प्लस के फॉर्म में है? नहीं, ये इनटू में है, देखो इनटू के फॉर्म में है। और कुछ डिवाइड में भी है, देखो जैसे ये वाला तुम्हारा रूट में है, और ठीक है, और इसके बाद इनटू में ही है देखा जाए तो, और इसमें देखो ये डिवाइड में है। ठीक है, ये देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे है, डिवाइड के फॉर्म में। तो प्लस माइनस के फॉर्म में अगर होता है तो उसको हम डिराइव नहीं कर पाते हैं फिजिकल रिलेशन। ये एक ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, बस आपको सिंपल तरीके से याद रखना है कि कौन से जगह पर अब हमारा डायमेंशनल एनालिसिस फेल करता है। पहली बात कि डायमेंशनल कांस्टेंट के वैल्यूज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर फ्रीगो फंक्शन हुआ, लॉगरिदमिक फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, तो हम इसको डिराइव नहीं कर पाते। अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, तब भी हम फ़िज़िकल रिलेशन एक डिराइव नहीं कर पाएंगे। अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में होता है, ठीक है, दूसरे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मिलाकर या तो प्लस के फॉर्म में है या फिर माइनस के फॉर्म में है, तो वो आपका डिराइव नहीं किया जा सकता। तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न के फॉर्म में होना ज़रूरी है एक रिलेशन को डिराइव करने के लिए किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी का। ये आपका लिमिटेशंस हो जाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस पता चल गए हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, जो आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो कि आपको यहीं से इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ाई इसको कर लेना है, बिकॉज सेम ही चीज़ है दोनों जगहों पर। तो आप किसी भी एक जगह से अच्छे से पढ़ लो तो अच्छा होगा। ठीक है, तो नाउ वी विल बिगिन आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये न्यू चीज़ है आपके लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या इस्तेमाल है, क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द कॉज यही है कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलता है, तो आपको कितना डेसिमल पॉइंट तक आप उस वैल्यू का आपको वैलिड मानना है या फिर करेक्ट करना है, करेक्ट लेना है आपको। ठीक है, अप्रॉक्स लेना है, उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के मतलब यू कैन से सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स are the number of digits up to which we are sure about our accuracy। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आते नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, बट हमने फिर भी लिख दिया है सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन। मतलब कितने डिजिट तक हम अपना आंसर को रखेंगे जिससे कि हमारा एक्यूरेसी मेंटेन हो, हमें पता चले कि हमारा एक्यूरेसी अच्छा खासा है। ठीक है, अब रूल्स भी हैं भाई साहब, हर किसी चीज़ का रूल होता है, तो इसका भी रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी। तो क्या रूल्स हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी, ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो रूल्स बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, लेकिन आपको याद भी रखने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर वाला। ठीक है, तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, मतलब ज़रूरी है। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी आपके नॉन डिजिट ज़ीरोस हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल
सपोज आपका आंसर आया 23.576 कुछ ऐसा आया। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आपको देखना है कि सारे के सारे वैल्यूज़ क्या नॉन ज़ीरो है। अगर सारे के सारे डिजिट्स नॉन ज़ीरो है तो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक, ये। सो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हैं यहाँ पर। ठीक है, इट कॉन्टेन्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अच्छा। तो सबसे पहली बात, नॉन ज़ीरो जितने भी डिजिट्स होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अब आते हैं ज़ीरोज़ के बारे में। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़। ठीक है, ज़ीरोज़ का आई डोंट नो ES लगता है या फिर O। ठीक है, तो मैं O ही मानता हूँ, OS लगता है। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या अर्थ है इसका? एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में बिटवीन, अगर उनके बीच में आपके बहुत सारे ज़ीरोस आते हैं तो वो सारे के सारे ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, मतलब वो ज़रूरी है, ज़रूरतमंद है। ओके, सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो अच्छा होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 50.0000125 समथिंग, कुछ ऐसा वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो ये ज़ीरोज़ जो है वो किन दोनों, मतलब कौन से 2 डिजिट्स के बीच में है वो आपको चेक करना है। तो देखो ये जो ज़ीरोज़ है इसके इस एंड में और इस एंड में क्या नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं? जी हाँ, 5 भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1 भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी आपके ज़ीरोस होते हैं क्या वो सिग्निफिकेंट हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये और ये सारे। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑल्सो द ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपके 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। समझ आया? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैंने SF से डिनोट किया है। ठीक है, शॉर्टकट में टाइम बचने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज लीडिंग ज़ीरोस आरंट, या फिर आर नॉट, या फिर आरंट लिख देता हूँ शॉर्टकट में, आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरोस का क्या अर्थ है? लीडिंग मतलब ऐसा, ज़ीरो से शुरू होने वाले। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं लिखता हूँ 0.000125, देन अगर ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर पॉइंट ज़ीरो से शुरू होता है तो याद रखिए अगर ज़ीरो से छोटा, अगर ज़ीरो से शुरू हो गया है कोई भी नंबर, ठीक है, तो जब तक ज़ीरो ख़त्म नहीं होगा तब तक जितने भी ज़ीरोस आते हैं तब तक जितने भी ज़ीरोस आएंगे सारे आपके इनसिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो से शुरू होता है कोई भी नंबर, अगर ज़ीरो से शुरू होता है कोई भी नंबर, तो जब जितने भी ज़ीरोस आएंगे वो सारे के सारे आपके इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो ये जो 4 ज़ीरोस आ रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे आपके क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे? नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो जाएंगे। सो दिस कॉन्टेन्स ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया? तो अगर ज़ीरो से कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो जितने भी ज़ीरोस वहाँ पर आएंगे सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे, उनको हम इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 आ गया,
तब क्या ये ज़ीरोस हमारे इनसिग्निफिकेंट होंगे? जी नहीं। क्यों? बिकॉज ये ज़ीरोस आपके दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बिटवीन में है, सेकंड रूल लग जाएगा इसमें। तो इस अभी ये तीनों ज़ीरोस आपके क्या है? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो यही ज़ीरोस आपके इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं। क्लियर बात है? जी हाँ, क्लियर बात है भाई, बहुत ईजी है। इसके बाद 4 नंबर रूल है, ऑल ज़ीरोस टू द right of a decimal point and to the left of a non zero digit are never significant, ठीक है। तो ये रूल और थर्ड रूल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये रूल और थर्ड रूल ऑलमोस्ट सेम है। तो तुम इसको एक्चुअली थर्ड रूल का जो एग्जांपल है वो तुम यहाँ पर लिख लो तो बेटर होगा, ठीक है। थर्ड रूल के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपका थर्ड रूल में होगा, तो फोर्थ रूल में होगा कि अगर आपका डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में सारे ज़ीरोस हैं और आपका नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होंगे ज़ीरोस, लेकिन जो ज़ीरोस हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में होंगे। जैसे कि देखो, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपका डिजिट ज़ीरोस हैं और यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आपके कोई भी ज़ीरोस आते हैं तो इन ज़ीरोस को हम हमेशा इनसिग्निफिकेंट मानेंगे, मतलब ज़रूरत नहीं है। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या? इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। और लीडिंग ज़ीरो मतलब ये वाला एग्जांपल ले लो, अच्छा होगा। अगर ज़ीरो से शुरू होता है, जैसे कि 0.125, ठीक है। अब इसमें आपका क्योंकि ये ज़ीरो आपका क्या है? लीडिंग ज़ीरो है, शुरुआत हो रहा है इससे ज़ीरो से, तो ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर इस ज़ीरो को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो बाकी का जितना बच जाएगा वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो कि यहाँ पर भी आपका 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या ये बात समझ आया कि अगर ज़ीरो से नंबर शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है, अगर 0 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो उस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में ज़ीरोस हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट 1 इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ज़ीरोस आएंगे वो सारे आपके नेवर सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आपके जो जितने भी ज़ीरोस हैं ये आपके इनसिग्निफिकेंट है और आपका बचेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं ये दोनों रूल, 3 और 4। 5 नंबर रूल है, all zeros to the right of a non zero digit but to the left of a decimal point are significant। मतलब जितने भी ज़ीरोस आपके जितने भी ज़ीरोस आपके नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में हैं लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में है, वो सारे ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 3 5 0 0 0 0 0 पॉइंट अगर हो जाता है तो गौर से देखो, ये ज़ीरोस आपके नॉन ज़ीरो डिजिट 5 के राइट हैंड साइड में है और डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड में है, तो ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं।
तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या ये बात क्लियर है? 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल। सिक्स्थ रूल इज ऑल zeros to the right of the last non-zero digit after decimal point are significant। अगर जितने भी ज़ीरोस आपके लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में हैं और डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद है ज़ीरोस, एग्ज़ाम्पल दीजिएगा तो समझ में आएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ 0.46870000, तो एज आई सेड लीडिंग ज़ीरो इज़ इनसिग्निफिकेंट, तो ये आपका काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लेकिन आपके ये जो ज़ीरोस हैं ये आपके लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में है कि नहीं बताओ? जी हाँ, ये आपका लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके राइट हैंड साइड में है और डेसिमल के बाद है। देखो आफ्टर डेसिमल के बाद ये ज़ीरोस आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है। सो लीडिंग ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट बट द रिमेनिंग ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि डेसिमल के बाद अगर लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ज़ीरोस आ रहे हैं तो वो सारे ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ नंबर 7, all zeros to the all zeros to the right of the last non-zero digits are not significant। ठीक है, बहुत क्लोज ये दो रूल्स आपके हैं, बहुत क्लोज हैं। डिफरेंस इन दोनों में बस ये है कि ये भी सेम बात कर रहा है लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट का जिक्र है इसलिए सिग्निफिकेंट हुआ ज़ीरोस, लेकिन यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का जिक्र नहीं है तो इसलिए जो ज़ीरोस आएंगे आपके अभी लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में वो आपके इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। देखो एग्जांपल अगर देता है कोई 867000, तो यहाँ पर क्योंकि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो ज़ीरोस हैं ये आपके लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 7 के राइट हैंड साइड में आ तो रहे हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, सो द ज़ीरोस विल बी कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट। तो इन ज़ीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ और सिर्फ आपके 3 होंगे। क्या ये बात दिमाग में आपका घुस गया है? अगर घुस गया है तो वेरी गुड। तो ये दो रूल्स आपके 6 और 7 बहुत क्लोज हैं। अगर डेसिमल पॉइंट है और लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ज़ीरोस आते हैं देन दे आर सिग्निफिकेंट, बट अगर सेम चीज़ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ज़ीरोस आएंगे लेकिन डेसिमल पॉइंट की कमी है तो वो ज़ीरोस आपके इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये बात क्लियर आपको करना है, ठीक है। फिर साइंटिफिक नोटेशन वाले, ठीक है,
जैसे कि लास्ट है ये, ठीक है। लास्ट रूल, इसका एक एक्सेप्शन भी है, लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। फॉर ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा n इंटू 10 का पावर m, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ऑल डिजिट्स comprising कैपिटल N आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद बट 10 and small m are not significant। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन का टेक्निक क्या होता है लिखने का। सपोज मैंने लिखा 1.57 इंटू 10 का पावर 19, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इनसिग्निफिकेंट होता है और ये पार्ट ओनली आपका सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। इस पार्ट में आपके जितने भी डिजिट्स होंगे दैट विल बी योर सिग्निफिकेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया है? तो यहाँ पर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ 3, बिकॉज सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ज़ीरोस आ जाते हैं तब क्या करोगे भाई साहब, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.0650 इंटू 10 का पावर सपोज 1000, ठीक है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई साहब, इस पार्ट को तो तुमको इग्नोर करना है, ठीक है। इसको तो इग्नोर ही कर दो भाई, इसको देखना ही मत, इसको, इस पार्ट को। मेन आपको मुद्दा यहाँ पर है। अब आपको मैंने बताया था कि लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर ये नंबर ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो 0 पॉइंट समथिंग, तो ये ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट, और साथ ही साथ ये वाला ज़ीरो भी आपका इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड रूल एक साथ लग रहा है यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर एक लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है, इसके राइट हैंड साइड में एक ज़ीरो है। तो डेसिमल पॉइंट है और लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। कौन सा रूल है? 6th रूल, ऑल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट, सॉरी 6th रूल ने कहा गया, 6th रूल मिला, 6th रूल तो यहाँ पर है। ऑल ज़ीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद में ये सब हरकतें हो रही हैं, तो यहाँ पर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका होगा। कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ 650, और बाकी ये सब बाहर में जाए, ठीक है। इन सब को हमें इग्नोर करना है। अब इसमें आपका 7th नंबर रूल में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। 8th नंबर रूल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्चुअली 7th नंबर रूल पर है ये। तो 7th नंबर रूल में क्या एक्सेप्शन है वो आपको थोड़ा लिख लेना है। एक्सेप्शन ये है कि हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट अगर नहीं होगा तो जितने भी ज़ीरोस आएंगे आपके राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। बट इफ़ द यूनिट is written then
then the zeros will be considered significant। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 6 7 4 बार ज़ीरो, अगर सिर्फ ऐसे लिखा है तब आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा। इन सारे ज़ीरोज़ को हम इनसिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन अगर सेम चीज़ लिखा हुआ है 8 6 7 0 0 0 0 मीटर लिखा हुआ है या फिर कोई भी यूनिट लिखा हुआ है, तब आपके ये पूरा वैल्यू आपका, मतलब पूरा जो जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी ज़ीरोस हैं, उन सबको हमें सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आपके 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। समझ आया? तो अगर यूनिट लिखा है इसका मतलब सारे डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट नहीं लिखा है और ऐसा कुछ गिवन है, तब भाई साहब इन ज़ीरोज़ को हमें इग्नोर करना है, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके 8 रूल, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का, समझने का, ठीक है। इन सारे के सारे रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है या फिर प्रैक्टिस करना है, नहीं तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिएगा अच्छा, वैसे तो अभी मैं थोड़ा एग्जांपल्स करवा लेता हूँ आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है 0.004000126 मीटर, ठीक है। इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ? और 3.87090 इंटू 10 का पावर एक इतना, ठीक है, इतना किलोग्राम मान लेते हैं। इसके बाद 0.0309156, ठीक है, इंटू छोड़ दो, इतना ही है। इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? और क्या दे सकते हैं? 138000000, ठीक है। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये बताओ? देन नंबर 5 पर 1.380 इंटू 10 का पावर 6, इसका कितना होगा? और क्या दे सकते हैं? और क्या दें? नंबर 6 0.000010000, बताओ इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ट्राई करो और घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएंगी बातें। रूल्स अगर आपको ठीक से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा आपसे एक यू कैन से सजेशन है, वन काइंड ऑफ। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना समझाया है वही से मैंने दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मैंने दिया नहीं है, ठीक है। हो गया होगा आई होप, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताओ इसके कितने आए सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो ये ज़ीरोस तो आपके इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं भाई साहब, ठीक है। लेकिन ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे, क्यों? बिकॉज ये आपके ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट ज़ीरोस हैं। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट ज़ीरोस कितने, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर कितने हैं देखते हैं। तो इसको तो भाई आपको इग्नोर करना है सिंपली। फिर यहाँ पर देखो 3 नॉन ज़ीरो, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पर 3 और ये 4, ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरो हैं।
ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये आपके दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, जी हाँ। और ये ज़ीरोज़ भी आपके सिग्निफिकेंट है, क्यों? बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है और नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में है, सिंपली। ठीक है, अच्छा। इसके बाद तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7, हाँ इसमें 7 होगा, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें कितने होंगे? लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ तक इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट बिकॉज दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, और बाकी नॉन ज़ीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट है ही। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये तो बहुत आसान है भाई साहब, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इन सब जीरो से आपको भूल जाना है। ये सारे आपकी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। देन ये वाला बहुत इजी है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। फिर नॉन ज़ीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट। अब ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद आपका लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद ये ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट, और डेसिमल पॉइंट भी है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आपका 6th रूल लगाकर ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। वेरी वेरी इजी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पर कितने होंगे भाई? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, देखो। लीडिंग ज़ीरोस विल बी कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट, तो यहाँ तक तो भाई इन ज़ीरोस को आपको इग्नोर करना है। लेकिन क्या ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे? जी हाँ, कैसे? डेसिमल पॉइंट है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपका लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 1 है, तो इसके राइट हैंड साइड में आपके ज़ीरोस आ रहे हैं, तो 6th रूल के अनुसार ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे। और नॉन ज़ीरो डिजिट 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना है, ज़ीरो से शुरू होगा मतलब सारे इनसिग्निफिकेंट, ज़ीरो से शुरू हुआ है मतलब सारे इनसिग्निफिकेंट फिगर, जब तक आपका नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए। इसके बाद ये तो आपका प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, बचपन में थोड़ा बहुत सीखा था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, ठीक है। कभी कभी हम मेजरमेंट जब लेते हैं तो हम राउंडिंग ऑफ भी करते हैं, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ कैसे करना है वो आपको सीखना है। देखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें पूछिएगा, शर्माइएगा मत। नंबर 1 रूल इज़ if the digit to be rounded off is smaller than 5, then the preceding digit, preceding मतलब इसका पहले वाला, the preceding digit is left unchanged, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपका प्रीसीडिंग अगर आपका जिस नंबर का आपको राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से छोटा हुआ, ठीक है, तो उसको पहले वाले नंबर को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। एक्चुअली राउंडेड ऑफ में लेके ड्रॉप लिख सकते हो, ठीक है। ड्रॉप लिखना इज़ बेटर। टू बी ड्रॉप्ड,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.343, ठीक है। तो सपोज़ हम इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और डेसिमल के 2 पॉइंट तक हमें इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स तक। तो हमें 2 पॉइंट्स तक मतलब क्या, यहाँ तक देखना पड़ेगा 2 पॉइंट। अब ये जो वैल्यू है जिसको हमें राउंड ऑफ करना है या फिर ड्रॉप करना है, जो भी बोलो, ये जो आपका वैल्यू है इसको आपको देखना है, देख के ये पता लगाना है क्या ये वैल्यू 5 से छोटा है या नहीं। अगर ये 5 से छोटा है तब आपका इसका जो पहला वाला डिजिट है, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाला डिजिट, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। क्या ये बात समझ आया है? 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसका राउंड ऑफ कैसा होगा, 1.34 ही रहेगा। समझ नहीं आया होगा, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो आपको बस इसको यहाँ तक लिखना है। तो जो जिसको हमें ड्रॉप करना है, जिसको हमें छोड़ देना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप्ड, जिसको हमें ड्रॉप करना है उसको देखना है। अगर मैं कहता कि हमें यहाँ तक चाहिए, ठीक है, अगर हमें चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक चाहिए, तो कौन से नंबर ड्रॉप हो रहे हैं, ये वाला नंबर ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमें 2 प्लेस तक डेसिमल चाहिए, तो कौन सा डिजिट इसके बस बाद में आ रहा है वो देखो। तो अगर मैं इसको यहाँ तक हमें चाहिए आंसर, और 3 यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इस 3 के वैल्यू को आपको देखना है कि ये 5 से छोटा है या नहीं। अगर 5 से छोटा है तो इसके पहले वाले डिजिट को हमें कोई चेंज नहीं करना, ये जो 4 है ये 4 ही रहेगा। ये बात आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इसको हमें अगर राउंड ऑफ करेंगे, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 1.34, ठीक है। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल, ठीक है, सेम है, मतलब स्टेटमेंट सेम, बस इसमें होगा कि ग्रेटर देन 5। सो ग्रेटर देन 5 में क्या होगा, लिख देता हूँ आपको मैं, यहाँ पर होगा ग्रेटर देन 5, ओके। ग्रेटर देन 5 then the preceding digit is increased by 1, ठीक है। for a wait, the preceding digit is increased by 1। अब सेम है, अगर आपको किसी भी डिजिट को ड्रॉप करना है, छोड़ना है उसको राउंड ऑफ करने के लिए, अगर उसका डिजिट का वैल्यू 5 से बड़ा आ रहा है तो उसके पहले वाले डिजिट को आपको 1 प्लस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.367, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे आंसर में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेसेस तक मेरा डेसिमल रहे, तो उसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जो डिजिट हम ड्रॉप करने वाले हैं वो है 7। क्या 7 का वैल्यू 5 से बड़ा है? जी हाँ। तो क्योंकि 5 से बड़ा है, इसके पहले वाले, जस्ट पहले वाले डिजिट का वैल्यू क्या है, 6, उसमें आपको 1 प्लस कर देना है, मतलब ये 7 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, 2.37। ये गॉट है, ये आपको मतलब समझ में आ गया है, ये आपका समझ में अगर आ गया है तो वेरी गुड, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बताता हूँ, सपोज़ अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे अभी मेरे डेसिमल में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए या फिर डिजिट चाहिए, कोई बोलो। तो मैं अपने कौन से डिजिट को ड्रॉप करूँगा, ठीक है। तो आपको 6 को देखना है, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए 6 पर, आपका ध्यान। तो क्या 6 का वैल्यू
ग्रेटर देन 5 है। क्या 6 का वैल्यू 5 से बड़ा है? जी हाँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली 6 के पहले आने वाले डिजिट में एक जोड़े तो ये बन जाएगा 4। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा राउंड ऑफ करने के बाद? 2.4। समझ आया? बस सिंपल सिंपल। सो जितने प्लेसेस कहा जाएंगे उतना आपको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, टेक्निक समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड रूल, ठीक है, ये तो हो गया कि आगे ग्रेटर देन 5 हुआ या लेस देन 5 हुआ तो ऐसा है। अगर ये 5 के बराबर हुआ तब क्या करोगे? ठीक है ना। तो इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5, अगर जो डिजिट तुम्हें ड्रॉप करना है अगर वो 5 हुआ, देन द प्रीसीडिंग डिजिट is left unchanged if it is even, but the preceding digit is increased by 1 if it's odd। क्या मतलब है इसके, मतलब इसका क्या अर्थ है? ठीक है ना। तो अगर हमें जिस नंबर को भी ड्रॉप करना है अगर वो 5 ही होता है तब क्या करें? तो देखिएगा, एग्जाम्पल के मदद से दिखाएंगे। सपोज़ 2.345 ऐसा कुछ नंबर है अपने पास और हमें इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस चाहिए डेसिमल के बाद, तीसरा प्लेस हमें नहीं चाहिए। तो अप टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर अप टू 2 प्लेसेस होगा। तो जो नंबर को हम ड्रॉप करने वाले हैं अभी या फिर राउंड ऑफ करने वाले हैं वो हमारा 5 है। ठीक है, इक्वल टू 5 है। अब क्या करें? अब हमें अगर 5 आता है तब आपको इसका प्रीसीडिंग डिजिट चेक करना है। जस्ट इसके पहले वाले डिजिट को आपको चेक करना है। तो 5 से जस्ट पहले वाला डिजिट 4 है। ठीक है, अब ये चेक करो क्या 4 ऑड है या इवन है। ठीक है, तो 4 इवन है। अगर इवन है तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 2.34 लिख देना है, 5 को छोड़ देना है। समझ आया? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अगर जो नंबर आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 के बराबर है तो इसके पहले वाले डिजिट को चेक करो क्या ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो कोई चेंज मत करो, 5 हटा दो, बस वो नंबर ही लिख दो 2.34। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद? 2.34। लेकिन अगर ऐसा होता है 2.335, ठीक है, सेम चीज़ मुझे करना है, मुझे इसको 2 प्लेसेस के डेसिमल तक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। तो जो नंबर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो है 5। तो अब हमें चेक करना है कि 5 से जस्ट पहले वाला डिजिट ऑड है या इवन है। अब देखो 3 क्या है? ऑड है। ऑड होगा तो बस आपको इस 3 में 1 प्लस कर देना है तो हो जाएगा 2.34। समझ आया? क्या ये बात क्लियर है? अगर ऑड होगा तो उसी प्रीसीडिंग डिजिट में आपको इंक्रीज़ बाय 1 मतलब क्या, उसको +1 करना है। तो यहाँ पर इसका राउंड ऑफ डिजिट हो जाएगा, राउंड ऑफ वैल्यू 2.34। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब कुछ रूल्स हैं। जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या क्या रूल्स हैं वो लिख लेते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग significant figures in the sum, difference, product
मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड क्विशेंट। ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा, सिंपल 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा, छुपाइएगा मत। सो सम और डिफरेंस दोनों के लिए सेम रूल, और प्रोडक्ट और क्वोशिएंट के लिए सेम रूल, ठीक है। तो नंबर 1, सम या फिर डिफरेंस के केस में इन दोनों में सेम रूल लगता है, ठीक है। रूल क्या है? इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, द फाइनल result should be reported to the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places। क्या समझाया? कुछ समझ में अगर नहीं आया है तो एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर करेंगे बातों को। तो एडिशन हो या अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन दोनों के लिए सेम केस है, सेम ही तरीका है कि क्या करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आया है उसमें हमें डेसिमल पॉइंट मिलाने हैं। किसके साथ? जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमारे फाइनल रिजल्ट में भी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 33.547 इतना सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया 2.37 सेंटीमीटर के साथ, ठीक है। एडिशन हुआ। सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस भी करेंगे तो सेम ही रूल लगेगा, ठीक है। अब इसको प्लस करो तो हो जाएगा ये 89 हो जाएगा यहाँ पर 917 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आपका जो 2 नंबर्स आपने लिए थे उसमें सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स किसके पास है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स क्या बोल रहा हूँ बार बार डेसिमल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 है। तो सबसे मिनिमम कहाँ पर है? इस वाले नंबर पर है। तो जिस नंबर पर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स ही होंगे, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप टू दिस हमें लिखना है, ठीक है। अब हमें फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ का रूल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 है इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कुछ भी बोलो, ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू क्या है? 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा होगा तो क्या बोला था मैंने? इसके जस्ट पहले वाले डिजिट 1 में 1 ऐड कर दो तो करेक्टेड सम कितना होगा, या फिर राउंडेड ऑफ सम, जो भी बोलो, ठीक है। तो इसका करेक्टेड सम कितना हो जाएगा? करेक्टेड सम होगा 35.92, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग टर्म भी कहते हैं।
ठीक है। लिमिटिंग टर्म मतलब जिसमें सबसे कम आपका क्या होगा, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होते हैं, इसको हम लिमिटिंग टर्म कहते हैं। तो लिमिटिंग टर्म के अनुसार आपका डेसिमल प्लेसेस सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर लिमिटिंग टर्म में 1 डेसिमल प्लेस हुआ तो हमारे फाइनल रिजल्ट में भी आपके कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 1, ठीक है। ओके, ये तो वेरी इजी है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी आप सेम एग्जांपल लेके कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ। सपोज़ 21.397 माइनस 4.96 या फिर 4.9 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब माइनस करता हूँ सिंपली। तो 97 का 97 बैठ जाएगा और यहाँ पर ये 4 पॉइंट, यहाँ पर 10 6 16, ठीक है। तो 16.497 ये हमारा आ रहा है आंसर। अब हमें लिमिटिंग टर्म ढूंढना है। तो लिमिटिंग टर्म मतलब जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये हमारा लिमिटिंग टर्म होगा। ये हमारा लिमिटिंग टर्म होगा। अब इसके डेसिमल प्लेस के अनुसार हमारे फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस होगा। तो हमें कौन सा नंबर ड्रॉप करना है, 9 को, ठीक है। तो इसको सोचना है कि 9 को आपको ड्रॉप करना है। तो 9 को हमें ड्रॉप करना है, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, देन ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5 होने से इसके प्रीसीडिंग डिजिट 4 में आपका ऐड करना पड़ेगा 1। तो आपका जो करेक्टेड डिफरेंस होगा, करेक्टेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिंपली 16.5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। अब देखो मेरे आंसर में और लिमिटेड टर्म में सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। गॉट इट। तो डिफरेंस और एडिशन के लिए सेम टेक्निक है। अब मल्टीप्लिकेशन और उसके लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए जो भी बोलो, ठीक है। देखो फॉर प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट मतलब डिवीजन, द प्रोडक्ट और क्वोशंट will contain the minimum number of significant figures present in the component measurement. मेजरमेंट्स। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखना होता था कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, कौन से नंबर के पास है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे। और प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट करने के वक्त हमें कौन से नंबर में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेक करना है, और हमारे आंसर में भी, हमारे रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4.192 इंटू 2.02, ठीक है। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 8.46784, ठीक है। अब हमें हमारे जो ओरिजिनल नंबर्स हमने लिया था, जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट किया, उनमें किसके पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये है रूल प्रोडक्ट और फिर क्वोशंट के लिए, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे लीस्ट है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारे आंसर में भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आना ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर्स हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जितने देखो जितने भी हम नंबर्स लेंगे सारे हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसके लिए कोई हमें यू कैन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, प्रॉब्लम होता है जब ज़ीरोस आ जाते हैं, ठीक है। जब ज़ीरो वाले नंबर्स आते हैं तब हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है सिग्निफिकेंट फिगर चूज़ करने में, मैं बताऊँगा मैं। तो क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ तक लेना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इतने नंबर्स लेता हूँ तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरे, 3 है, जो कि यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो मैच करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा नंबर ड्रॉप करना है भाई साहब, हमें अभी 7 को ड्रॉप करना है। 7 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 मतलब इसके प्रीसीडिंग टर्म 6 में हमें +1 करना पड़ेगा। तो हमारा जो करेक्टेड वैल्यू आएगा, करेक्टेड प्रोडक्ट आएगा, वो कितना होगा, करेक्टेड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8.47 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिंपल। अच्छा, इसके बाद डिवीज़न का देखते हैं। डिवीज़न फॉर एग्जांपल 7500 डिवाइडेड बाय 10.2, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आता है 735.29। ये इंटरेस्टिंग है, देखो तो कौन से नंबर के पास सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ पर कितने हैं बताओ, क्या ये ज़ीरोस आपके सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं, बिकॉज यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट के अगर डेसिमल पॉइंट होता तब आपके ये ज़ीरोस सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपके सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 75, ये आपके इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। तो हमारे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हमारा आंसर कितने तक होना चाहिए, हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना तक होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है मतलब क्या, 73, अगर मैं 73 लूँगा तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारा क्या रहेगा, या तो 74 होगा या फिर 73 रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर लेने का तरीका कितना होगा, अप टू 73, ठीक है। 73 के बाद 5 क्या आ रहा है, हमारा ड्रॉपिंग एजेंट, ठीक है, ड्रॉप हम करेंगे इसको। अब मैंने बताया था थर्ड रूल, अगर ये वैल्यू 5 हुआ जिसको हम ड्रॉप करेंगे, अगर वो 5 हुआ तो हमें इसका प्रीसीडिंग डिजिट देखना है, ऑड है, ऑड हुआ तो क्या होता है, प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करना पड़ता है, तो ये 74 हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्टेड क्वेश्चंट होगा वो कितना होगा, 74। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, हमें यहाँ पर एक ज़ीरो को ऐड करना पड़ता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं बिकॉज ये एक यू कैन से लोग इसको करते हैं, इसका कोई फिक्स्ड रीज़न पता नहीं चला है अभी तक, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर कि ये आपका एक यू कैन से वन काइंड ऑफ कन्वेंशन टाइप है। लोग मानते हैं कि इसको ज़ीरो देने से अच्छा यू कैन से अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। इसका कोई डेफिनेशन, इसका कुछ डेफिनेट रीज़न मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, ठीक है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो ज़ीरो है ये आपका इनसिग्निफिकेंट ही है, ठीक है, बिकॉज आपका यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और ना ही आपका कोई यहाँ पर यूनिट है। अगर यूनिट होता तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, या फिर अगर डेसिमल पॉइंट होता तो भी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आपका ये ज़ीरो आपका इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी ज़ीरो को हम ऐड करते हैं, ठीक है, ज़ीरो को हम फिर भी ऐड करते हैं। तो ये आपका करेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राउंडेड ऑफ है अप टू कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस, ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्लेसेस नहीं होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये राउंडेड ऑफ है। ओके, तो ये आपके हो चुके हैं आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट, ठीक है। अब
अब आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सपोज़ एक पेंसिल है, ठीक है, जिसका लेंथ गिवन है 8.9 सेंटीमीटर और इसको दो टुकड़ों में तोड़ा गया, टूट गया फिर तोड़ा गया। तो जो स्मॉलर पार्ट है उसका लेंथ है 1.43 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर पार्ट का लेंथ कितना होगा, राउंडिंग ऑफ अप टू जो रूल्स लगेंगे वो करके आपको इसका लॉन्गर पार्ट का लेंथ कितना है, कितना सेंटीमीटर है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। पेंसिल का टोटल लेंथ है 8.9, इसमें से इतना लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, शॉर्टर पार्ट का लेंथ इतना है, तो लॉन्गर पार्ट का कितना होगा, इससे ये माइनस कर देंगे, सिंपल। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8.9 माइनस 1.43। इसको आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं तो गलतियाँ कम होंगी, ठीक है। 8.9 के बाद 0 लगा लो, ठीक है, ये तो आपको पता है बचपन से। तो ये 10 हो जाएगा, 7 यहाँ पर आपका 8 4 1 यहाँ पर 7, ठीक है, 7.47। अब ये क्या है, अच्छा एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल लगता है, डेसिमल प्लेसेस वाला। तो इस डिजिट में और इस डिजिट में सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास 1 डेसिमल प्लेस है, इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, सबसे कम इसमें है। तो हमारे आंसर में भी कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए, 1। तो हमारा आंसर कितना तक होना चाहिए, बस इतना तक होना चाहिए। तो हमारा 7 हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में हमें +1 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा करेक्टेड वैल्यू या फिर करेक्टेड लेंथ लिख सकते हो। करेक्टेड लेंथ होगा आपका 7.5 सेंटीमीटर्स। सिंपल, समझ आया। तो एडिशन में आपको एडिशन का रूल लगाना है और मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में आपका डिवीज़न का रूल लगाना है। एक और क्वेश्चन करिएगा। सपोज़ एक मेटलिक प्लेट है, ठीक है, जिसका लेंथ गिवन है 8.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है सपोज़ 2.12 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो पता है मल्टीप्लिकेशन, एरिया मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 8.4, ब्रेथ है 2.12 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन मैं थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से करेक्ट वैल्यू लाने के लिए। 8.4 इंटू 2.12, इसका वैल्यू आता है 17.808 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ, क्या बोलते हैं इसको, रूल लगेगा या फिर लॉ लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें कौन सा रूल लगाना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमारे आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, बताओ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सही पकड़े हैं, है ना। तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना तक आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कौन सा वैल्यू ड्रॉप करना है, 8 को हमें ड्रॉप करना है। 8 का वैल्यू क्या है, 5 से बड़ा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसके प्रीसीडिंग वैल्यू में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्रीसीडिंग वैल्यू में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। हमारा आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको लिखना है करेक्टेड एरिया इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर और क्या क्वेश्चन करा जा सकता है, हाँ ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक क्यूब है जिसका एज गिवन है
1.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर आंसर मिला लेना, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, एज का क्यूब होता है, मैथ्स में अपने पढ़ा है, एज का क्यूब। एज कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 1.2 का होल क्यूब इंटू -10⁻⁻² का भी होल क्यूब, इतना मीटर क्यूब। अब 1.2 का अगर तुम क्यूब करोगे तो कितना आता है? ये आता है आपका 1.728 और इसका आता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हमने बताया था कि ये वाला पार्ट आपका इनसिग्निफिकेंट है, इसको आपको ध्यान देना ही नहीं है, आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट पर, ठीक है। अब आपको आपके आंसर में ये देखना है कि ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है 1.2 और हमने यहाँ पर क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन ही तो किया है। वॉल्यूम मतलब क्या? इसका वैल्यू हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, दिस इंटू फिर से दिस इंटू फिर से दिस। मल्टीप्लिकेशन किया मतलब मल्टीप्लिकेशन का लॉ यहाँ पर लगेगा। तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना है? 2 है। तो हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट होने के लिए हम कितना तक रखेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ इतना तक रखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने के लिए, है ना। हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। अब ड्रॉप किसे करना है? हमें ड्रॉप करना है 2 को। अब 2 क्या है? लेस देन क्या है? लेस देन 5 है। तो क्या कोई चेंज होगा 7 पर? नहीं होगा। तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना होगा? बताओ। करेक्टेड वॉल्यूम होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसा होगा वैसे बैठ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अभी बोर्ड्स के लेवल पे देखें तो क्वेश्चन है कि एक सपोज़ रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ। लेंथ गिवन है 4.234 मीटर का, ब्रेथ गिवन है 1.005 मीटर और हाइट गिवन है 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट्स को भी ध्यान रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं बाई 100 मीटर, ठीक है। बहुत लोग गलती कर देंगे यहीं पर, यूनिट नहीं देखेंगे और फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा 0.0201 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है ये तो बताइए। हमें फाइंड करना है एरिया और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बताइए लेंथ कितना है? 4.234 इंटू ब्रेथ कितना है? 1.005 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 4.234 इंटू 1.005 करने के बाद हमारा आंसर आता है 4.25517 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लॉ लगेंगे यहाँ पर, तो दोनों में ही सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है दोनों में ही। तो हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने के लिए हमें कहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा? यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 हमारा ड्रॉप किया जाएगा, 1 इज़ लेस देन 5, लेस देन 5 होगा तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस पर कोई इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, करेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ। करेक्टेड वैल्यू होगा 4.255 मीटर स्क्वायर। कोई चेंज नहीं, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 5, तो नो चेंज। अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या क्या होगा।
वॉल्यूम में 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201 मीटर क्यूब। इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कितना, दिस, तो इंटू आपको बस 0.0201 से मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू बहुत बड़ा आता है, जो कि आता है 0.085528917 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चेक करना है कि कौन से नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये 2 ज़ीरोस आपके इनसिग्निफिकेंट हैं और ये 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें। तो हमारे आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने के लिए कैसे करेंगे? क्या हम इतना तक करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा? जी नहीं, हमें 8 से शुरू करना है और 5 तक लेके जाना है। बिकॉज़ अगर हम इसको यहाँ तक शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा 0.08 तक, तो ये तो आपकी इनसिग्निफिकेंट है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। लेकिन हमें अपने आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको शुरू करेंगे यहाँ से और सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, बिकॉज़ इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज़ ये तो आपकी इनसिग्निफिकेंट है। तो हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से और ख़त्म करना है यहाँ तक, अप टू दिस। ठीक है, अप टू दिस हमें इसको सिलेक्ट करना है। अब हमें जो ड्रॉप करना है वो डिजिट है आपका 2, इसको हमें ड्रॉप करना है। ये क्या है? लेस देन 5 है, तो इसका प्रीसीडिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ, 0.0855 मीटर क्यूब। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो भाई 0 क्यों लिया? बिकॉज देखो, 0 ना लेना एक ही बात है। ठीक है, तो 0.0 अगर तुम लेते हुए हो, बिकॉज ये इनसिग्निफिकेंट है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको लेना पड़ेगा, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपको 3 लेने पड़ेंगे। बिकॉज अगर आप नॉन ज़ीरो डिजिट 3 नहीं लेंगे तो हमारा आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको 0.0855 तक हमने लिया है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, करेक्टेड वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। समझ आ गया है? ये बस आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट है। ठीक है, आप इसको फिज़िक्स वाले चैप्टर से अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूँगा। ठीक है, ऐसा मैं बोलता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, बिकॉज़ टाइम इतना मिलता नहीं है। जितना भी टाइम मिलता है उतने टाइम में मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रहा हूँ मेरे वीडियोस के द्वारा। अगर आपको पसंद आता है मेरे वीडियोस तो ज़रूर से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपको कहाँ दिक्कत आपको हो रही है। अगर दिक्कत नहीं हो रही तो वेरी गुड, अगर दिक्कत हो रही है तो ज़रूर से बताइएगा, बिकॉज़ अगर नहीं बताओगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल सा फंडा ये है। आज वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे एरर्स के बारे में। ठीक है, कैसे टाइप के एरर्स होते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीशन क्या होता है। ठीक है, ये एक्चुअली आपके सीबीएसई के बुक में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे बिकॉज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, तो अभी से अभी अगर ऐसा नहीं कि छोड़ देना है आपको, सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव में आएगा, तो उसको थोड़ा सा आपको पढ़ के रखना है अभी से। ठीक है, एरर एनालिसिस वाला पार्ट सीबीएसई डिलीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और फिर भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मेरा डिफरेंट सीरीज़ आने वाला है। पहले हम 11 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर 12th हम पकड़ेंगे। लेकिन जब हमारे 11th कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा एनुअल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे आपके, तब उस गैप में हम क्या करेंगे, हमारा जेईई एडवांस या फिर जेईई मेंस के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट बुक से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है मैं जेईई पढ़ाऊँगा, बिकॉज मैं पीसीएम का मेंटर हूँ, तो मुझे बायोलॉजी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। इसलिए मेरे चैनल में आपको पीसीएम रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और पीसीएम मतलब समझ जाओ कि जेईई मेंस 1 और 2 और आपके जेईई एडवांस। ठीक है, तो अगर आप नीट पढ़ रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि मेरे चैनल से अगर आपको
इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा चैनल नहीं देखना है आपको, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू ऑन दैट, बिकॉज मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि अगर आप नीट देने वाले हो तो आप नीट स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स देखोगे तो अच्छा होता है, बिकॉज जेई में जो पैटर्न है वैसा नीट में नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस नीट में है लेकिन जेई में नहीं है। जैसे कि आपका जेई में आपका जो मेजरमेंट डिवाइस है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके जेई के सिलेबस में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में ज़रूर है, ठीक है। ऐसा आपको पता होगा, अगर आप नीट दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको देखना तो होगा बिकॉज नीट के सिलेबस में है, तो इसलिए आपको डिफरेंट चैनल्स आपको देखने को मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अगर आपको जेई के रिलेटेड कुछ भी देखना है तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है, या फिर आप दूसरे चैनल भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल में आपको देखना है, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, ठीक है। अगर आपको पसंद है मेरे चैनल की वीडियोस देखना तो देख सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और जेई मेंस में क्या होता है कि जेई मेंस का प्रिपरेशन आपको पहले अच्छे से करना होता है, ठीक है। इसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, जब आप जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होता है और आप जेई एडवांस के लिए और भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो, ठीक है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मैंने तो जेई मेंस फोड़ दिया है तो जेई एडवांस में थोड़ा बहुत फोड़ सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस आपको लाना भी है, कैसे? जेई मेंस को अच्छे करने के बाद सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और जिन्होंने भी पीसीएम भी लिया है उनको मैंने बता दिया है सिंपल फंडा कि भाई आपने कोई गलती नहीं किया है। बहुत लोग बोलेंगे कि पीसीएम भी लेके गलती कर दी, ऐसा नहीं है। गलती आप तब करोगे जब आप पीसीएम भी लेकर अपना वक्त आप क्या कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, ठीक है। पीसीएम भी लिया है मतलब आपके पास अभी दो प्रेशर हैं, क्या कि आपको मैथ्स को भी मेंटेन करना है और बायो को भी मेंटेन करना है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है। तो इसी हार्ड चीज़ को आपको अगर इजी बनाना है तो इन दोनों को आपको मैनेज करना है, और मैनेज कैसे होगा? टाइम को मैनेज करके, ठीक है। बिकॉज आपके पास अभी क्या है, ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको बायो पर भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो आप पर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए आपका जो टाइम है वो हो जाता है आपका बाउंडेड, आपका टाइम हो जाता है बाउंडेड, जिसके कारण से आपको थोड़ा बहुत फ्रीडम कम मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी ने पीसीबी लिया है या पीसीएम लिया है तो उसके पास थोड़ा सा फ्रीडम होता है, लेकिन जिन्होंने पीसीएम भी लिया है उसके पास थोड़ा सा फ्रीडम कम होता है, ठीक है। बिकॉज उसको टाइम मैनेज करना होता है बहुत ज़्यादा, और टाइम मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। इवन बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी कभी कभी कुछ ना कुछ गलती के कारण अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। मतलब एग्ज़ाम जितने में उन्होंने मेहनत किया है पूरी साल, वो 2-3 महीने में वो पूरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके 2 साल फुल मेहनत करते हैं और लास्ट के 2 या फिर 3 महीने, ठीक है, अपना वेस्ट कर देते हैं ये सोचकर कि हाँ मैंने पूरी साल मेहनत किया है, बस 2-3 महीने थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगा या फिर थोड़ा सा मैं चिल कर लूँगा। तो उनका जो चिल होता है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे देता है, और जो उनके पास पोटेंशियल था अचीव करने का, अटेन करने का, एग्ज़ाम्स को फोड़ने का, वो उस 2-3 महीने में उनसे छिन जाता है। सो हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो ऐसे आपको इसको पार्टिसिपेट करना है जिससे कि यू हैव टू बी लाइक ए पर्सन जिसने कभी भी कुछ भी नहीं जीता हो, ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, ठीक है। रन लाइक यू नेवर वॉन, ठीक है। ये एक फेमस सेइंग मैंने देखा था कहीं ना कहीं कि ऐसे खेलो, ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने कभी भी पास ही नहीं किया हो या फिर कभी तुमने फर्स्ट नहीं लाया हो, किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, ठीक है।
ऐसे खेलो कि कभी तुमने जीता नहीं हो और ऐसे पढ़ो कि कभी तुमने पास नहीं किया हो। अगर ये माइंडसेट अगर तुम्हारा होता है तब तुमको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये माइंडसेट रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो इसीलिए उम्मीद करूँगा सबको पसंद आया होगा आज का वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।